Students, welcome back to my channel, and this is class 7th NCERT math solution, and we are doing chapter number 2, fractions and decimals. We have also done question 1, 2, 3 of exercise 2.3 in our previous video. Now we will solve question 4, 5, 6, 7 and 8 of this exercise in this video. So let's start. Here is our question number 4. Which is greater? फर्स्ट पार्ट है इसका 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8. हमें इसमें बताना है इन दोनों नंबर्स में से एक ये पूरा नंबर है और एक ये पूरा फ्रैक्शन है, मतलब दोनों फ्रैक्शन हैं ये. इनमें से बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है. सो अब हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा. सो लेट्स सॉल्व इट. सबसे पहले हम 2/7 ऑफ 3/4 निकालेंगे. 2/7 ऑफ 3/4 इज इक्वल्स टू वॉट? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. सो 2/7 मल्टीप्लाई 3/4. ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने. उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि किसी डिनोमिनेटर से कोई न्यूमरेटर या फिर किसी न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर कट तो नहीं हो रहा, डिवाइड तो नहीं हो रहा. अगर हो रहा है तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं, और अगर नहीं हो रहा होता तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने 2/7 था और यहाँ पे 3/4 है. सो 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, बट 3 से 7 और 7 से 3 नहीं हो रहा है, तो इनको हमने एज इट इज़ रहने दिया एंड 2 से 4 को कट कर दिया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में 3 एंड डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई बाय 2. इट मीन्स 7 2 ज़ा 14. सो 3/14 हमारा फ्रैक्शन आ गया इसको सॉल्व करके. ओके, अब हमें सॉल्व करना है 3/5 ऑफ 5/8. देखते हैं, इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. 3/5 ऑफ 5/8 किया हमने, देन ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया. फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं? 3/5 मल्टीप्लाई 5/8. सो 5 से 5 पूरा पूरा कट हो रहा है, ठीक है, उनको हमने कट कर दिया. और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 3 बचा एंड डिनोमिनेटर में 8 बचा. सो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ गया? 3/8 आ गया. अब हमारे पास दोनों फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद क्या आए हैं? 3/14 और 3/8. अब इन दोनों में से भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा बड़ा है ना. तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. अब सेम कैसे करेंगे? 8 के टेबल में 14 तो आता है नहीं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? हम लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम. यहाँ पे डिनोमिनेटर 14 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 एंड 14 का हमने एलसीएम ले लिया, जो कि हमारा आ गया 56. अब हमें डिनोमिनेटर में नीचे 56 बनाना है. यहाँ पे 14 है, ठीक है. सो 14 4 ज़ा 56 होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी. और जिस भी नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है. सो यही हमने यहाँ पे किया है. 3 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 14 मल्टीप्लाई बाय 4. और इसी तरीके से यहाँ पे हमें 8 को 56 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सो हमने 8 में 7 से मल्टीप्लाई की एंड ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. अब आपको ये लग रहा होगा कि हमें ये 7 और 4 कैसे आएंगे, हमें पता कैसे चलेगा, है ना. इसकी भी एक ट्रिक होती है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमें लाना है 56. अब हमें पता नहीं है कि 8 कितने ज़ा 56 होता है, लेट्स सपोज, ठीक है. सो हम क्या करेंगे कि 8 से हम 56 को डिवाइड कर लेंगे. यहाँ पे मैंने ये रफ वर्क करके दिखाया है. 8 से 56 को डिवाइड किया, 8 7 ज़ा 56 होते हैं, ठीक है. और ये आ गया हमारा 7. देन 7 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है. सो इसी तरीके से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12/56 एंड 21/56. अब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करनी है. दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब न्यूमरेटर के बीच में कंपैरिजन करनी है हमें. सो यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 21. सो ऑब्वियसली 21 वाला बड़ा होगा. सो 21/56 इज़ ग्रेटर देन 12/56. सो और ये वाला फ्रैक्शन हमारा किसको सॉल्व करने के बाद आया? 3/8 को सॉल्व करने के बाद ही तो आया. सो यहाँ पे हमने इसका जो रियल फ्रैक्शन था वो हमने लिख लिया.
सो ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में भी हमें सेम यही प्रोसेस करना है। 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। ओके, सेम प्रोसेस करेंगे। 1/2 ऑफ 6/7 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 6/7। 2 से हमने 6 को डिवाइड किया, 3 आ गया, सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/7। सेम प्रोसेस यहाँ पे 2/3 ऑफ 3/7 इज इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। 3 से 3 को हमने कट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया फ्रैक्शन, 2/7। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हमें उसे सेम करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली हम इनके न्यूमरेटर की कंपैरिजन कर सकते हैं। सो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इट मीन्स 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7। सो यही इसका आंसर हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ Shelly plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. शैली ने अपने गार्डन में 4 पौधे लगाए, ठीक है। उसके बाद उनके बीच में जो गैप था वो कितना था, 3/4 मीटर का। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं डायग्राम में 1 2 3 4 सैपलिंग्स उसने लगाए और उनके बीच में गैप कितना रखा, 3/4 मीटर। तो हमें बताना है कि फर्स्ट सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, हम तीनों को प्लस ही तो कर देंगे तभी तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सो देखते हैं, वही करना है हमें इस क्वेश्चन में। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज इक्वल्स टू 3/4 मीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो हमने लिख लिया। देन सो द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज इक्वल्स टू, तीनों का सम कर लिया टोटल, ठीक है। सो सम कैसे किया है, यहाँ पे हमने 4 देखा, सब में सेम है, 4 को कॉमन लिख लिया नीचे एंड देन ऊपर के न्यूमरेटर को प्लस कर दिया, मीन्स 3 + 3 + 3 कर दिया इज इक्वल्स टू 9/4 मीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे तो हमें 3 बार प्लस करना था तो हमने सिंपली प्लस कर लिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। लेट सपोज हमें 3/4 को 7 या 8 बार प्लस करना होता तो क्या आप इसको इसी सेम प्रोसेस से इतना लंबा प्लस करते, नहीं करते। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एक शॉर्ट फॉर्म होती है, 3/4 मल्टीप्लाई 8। अगर हमें 8 बार प्लस करना है तो हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन में, ठीक है। और अगर 7 बार करना है तो 7 की और मल्टीप्लाई करके देन उसको जैसे हम सॉल्व करते आए हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? लिपिका एक बुक को 1 3/4 hours एवरी डे पढ़ती थी, ठीक है। और उसने इसी तरीके से पढ़ के डेली 6 डेज़ में वो बुक पूरी पढ़ ली, ओके। तो हमें बताना है कि उसने 6 डेज़ में टोटल कितने आवर्स में वो बुक कंप्लीट की, ओके। सो देखते हैं। नंबर ऑफ आवर्स शी रीड्स अ बुक एवरी डे इज इक्वल्स टू 1 3/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने चेंज कर लेना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो ये क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 + 3 7/4 आवर्स। नंबर ऑफ डेज शी रीड्स द एंटायर बुक इज इक्वल्स टू 6 डेज। सो ये लिख लिया हमने जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। देन टोटल आवर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे कि 7/4 आवर वो एक दिन में पढ़ती थी, ठीक है। इसी तरीके से 6 दिन में वो कितने आवर्स पढ़ती होगी। जब भी हमें कभी एक के बारे में पता हो, किसी एक चीज़ के बारे में पता हो और हमें उसके जैसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करना हो तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक दिन के आवर्स पता थे और 6 डेज़ के आवर्स हमें पता करने हैं। सो हम क्या करेंगे, 6 की 7/4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 7 ज़ा 42 डिवाइड्स बाय 4। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों 2 के टेबल्स में आते हैं, मतलब 2 से ये डिवाइड हो सकते हैं। हमने डिवाइड कर दिया, सो हमारे पास डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, 21 डिवाइड्स बाय 2। देन इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 10 1/2 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स उसने 10 1/2 आवर्स में पूरी बुक रीड कर ली।
Okay, now let's come to the 7th question of this exercise. A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? एक कार है, वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना चलती है? 16 किलोमीटर। हमें बताना है 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पे भी हमें एक के बारे में पता है, ठीक है, और ज़्यादा के बारे में हमें पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। सो वही हमने यहाँ पे किया है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। डिस्टेंस कवर्ड यूजिंग 2 3/4 liters of petrol, it means 16 multiply 2 3/4 liter of petrol is equals to, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया हमने, 16 मल्टीप्लाई 11/4 आ गया, देन 4 से हमने 16 को कट कर दिया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, देन 4 की मल्टीप्लाई कर दी 11 में, क्या आ गया? 44 किलोमीटर। इट मीन्स 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो चलती है 16 किलोमीटर एंड 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कितना चलेगी? 44 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमसे कहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई दिस बॉक्स इज इक्वल्स टू 10/30। यहाँ पे इस बॉक्स में हमें एक ऐसा फ्रैक्शन लिखना है जिससे कि मल्टीप्लाई अगर हम 2/3 में करेंगे तो हमारे पास 10/30 आ जाए। अब देखते हैं कैसे करेंगे। 2 में हम कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें जिससे कि 10 आ जाए? 2 5 ज़ा 10 होते हैं, 5 लिख लिया हमने। अब 3 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए? 3 10 ज़ा 30 होते हैं, सो यहाँ पे 10 लिख लिया। सिंपल, 5/10 इज़ द फ्रैक्शन। ओके, सो यही इसका आंसर था। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज़ डैश। अब हमें ये जो बॉक्स में नंबर आया है, फ्रैक्शन आया है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स वही मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 5/10 है। सो अब हम देखेंगे ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं। यहाँ तो सिंपली 5 से 2 सीधा सीधा कट हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 होते हैं। सो हमने वही कर दिया, यहाँ पे 5 से 10 को कट कर दिया, यहाँ पे 1/2 आ गया। इसी तरीके से सेम हमें बी पार्ट में भी करना है। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल्स टू 24/75। अब यहाँ पे हम 3 से कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए? 3 8 ज़ा 24 होते हैं, वी ऑल नो दैट। एंड 5 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें कि 75 हो जाए? जब भी आपको ऐसे नंबर फाइंड आउट करना होता है ना और आपको समझ नहीं आता कि हमें तो टेबल वेबल लर्न है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 से आप लोग सीधा सीधा इसको डिवाइड करके देख लिया करो, तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। 5 से अगर हम 75 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 ही आ जाएगा। ओके, सो 8/15 इज़ आवर आंसर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज़, अब हमें 8/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। अब 8/15 तो कट नहीं होते, आपस में भी कट नहीं होते और किसी एक नंबर के टेबल में भी नहीं आते। सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ भी नहीं होगी, यही होगी। इस नंबर को हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। Now we will do the exercise 2.4 in our next video. If you like this video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.